सुप्रभात विद्यार्थियों, हमारी आज केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम कार्बनिक रसायन की प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं। कार्बनिक रसायन से संबंधित आपको मैंने ये सिखाना है कि जो हमारे कार्बनिक रसायन हैं उसमें हमारे होंगे कार्बनिक यौगिक। तो शुरुआत कार्बनिक यौगिकों की कहाँ से हो रही है और कहाँ तक इनके व्युत्पन्न, हम किस प्रकार से व्युत्पन्न बनाते हैं, व्युत्पन्न के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उनकी अभिक्रियाएं, इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करते हैं विवृत या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से आप परिचित हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन है। हमने डिटेल से इसका क्लासिफिकेशन भी देखा था। हम एक छोटा सा भाग ले रहे हैं जिसमें हम देखेंगे ओपन चेन या विवृत हाइड्रोकार्बन। हमारा इसमें पहला टाइप है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। एल्केन हाइड्रोकार्बन का टाइप है, यह संतृप्त प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है और यह दोनों असंतृप्त। संतृप्त से अभिप्राय है इसमें सभी कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़ते हैं और असंतृप्त में कार्बन द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़ते हैं। फिर हम यहाँ बात करते हैं, अगर कार्बन हमारे पास एक है तो इसलिए हम हाइड्रोकार्बन में इसमें जब हम इसका नामकरण करेंगे तो हम यहाँ एल्क कौन सा लेंगे, एल्क होगा यहाँ हमारा मैथ। जब हमारे पास कार्बन 2 हो तो हम लेते हैं एथ। जब हमारे पास कार्बन 3 हो तो हम लेते हैं यहाँ प्रोप। कार्बन की संख्या 4 हो तो हम पढ़ते हैं ब्यूट। कार्बन संख्या 5 हो तो हम लेते हैं पेंट। कार्बन संख्या 6 हो तो हम यहाँ लेते हैं हेक्स। उसके बाद यहाँ इनसे संबंधित अनुलग्न, जैसे एल्केन का हम यहाँ क्या लेंगे एन। एल्कीन अगर हमारे पास है तो हम यहाँ क्या लेंगे इन, और एल्काइन का क्या अनुलग्न लेते हैं हम यहाँ आइन। ये तो इस प्रकार इनसे आगे यौगिक ये बनते हैं। तो ये उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं, एल्केन शब्द आपने सुना है, फिर आप कहीं कहीं पढ़ेंगे एल्किल। एल्किल मूलक है जिसका निर्माण होता है एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाने के बाद, यानी RH हमारा है एल्केन। एल्केन से एक H निकलने के बाद यह R ग्रुप है, यह क्या कहलाता है एल्किल। अब एल्किल में सबसे पहला क्या बनेगा हमारे पास एल्केन से CH3 मूलक, दूसरा हमारे पास होगा एथिल और तीसरा हमारे पास होगा प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। इस प्रकार इन्हें हम क्या पढ़ते हैं मूलक, और इन्हें प्रतिस्थापित रूप में भी जानते हैं। उसके बाद आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ जिनमें हमें यह बताना है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कार्बन संख्या। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आगे किसी भी कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक कार्बनिक यौगिक दिया जाए जिसमें आप यह बताएंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कार्बन की संख्या कितनी है। या एक क्वेश्चन यह भी हो सकता है आपसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हाइड्रोजन की संख्या पूछी जाए। तो इन्हें हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 CH3। एक एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH3 CH2 CH3, और एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ है CH3। ये 3 क्वेश्चन आपके पास, आपको इनमें बताना है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कार्बन और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हाइड्रोजन। प्राथमिक कार्बन बच्चों ऐसा कार्बन है जो अन्य केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वह खुद क्या कहलाएगा आपके पास प्राथमिक कार्बन। द्वितीय कार्बन की परिभाषा होगी ऐसा कार्बन जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो वह कार्बन होता है द्वितीयक कार्बन। तृतीय कार्बन ऐसा कार्बन जो अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो, तो वह कहलाता है तृतीयक कार्बन। चतुर्थ कार्बन होता है वह कार्बन जो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ रहा हो। हाइड्रोजन हमारे पास 3 ही होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब हाइड्रोजन के संबंध में परिभाषा ये बनेगी कि प्राथमिक कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन प्राथमिक हाइड्रोजन कहलाता है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन द्वितीयक हाइड्रोजन कहलाता है, और तृतीयक कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन तृतीयक हाइड्रोजन कहलाता है। तो अब यहाँ देखते हैं
यह कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ रहा है तो इसे कहेंगे प्राथमिक कार्बन। यह कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ रहा है तो इसे कहेंगे द्वितीयक कार्बन। यह भी अन्य दो कार्बन से जुड़ रहा है तो यह भी क्या होगा, द्वितीय कार्बन। और यह कार्बन क्या होगा, प्राथमिक। अब प्राथमिक कार्बन है, प्राथमिक कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, प्राथमिक हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन के लिए प्राथमिक कार्बन की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 2। द्वितीय कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2, जबकि तृतीय कार्बन यहाँ पर 0 और चतुर्थ भी नहीं है, या हम कहें 0। उसके बाद प्राथमिक हाइड्रोजन यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो कितने बन गए प्राथमिक हाइड्रोजन आपके पास, 6। और द्वितीयक हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो द्वितीयक हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पहचान करनी है, ये प्राथमिक कार्बन, ये प्राथमिक कार्बन, ये भी प्राथमिक, और यह वाला 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो यह कार्बन है तृतीयक कार्बन और यह है द्वितीयक। तो यहाँ प्राथमिक कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों, 3, जबकि प्राथमिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, 6 और 9, कितनी हो गई यहाँ, 9। यहाँ हम बात करें द्वितीयक कार्बन, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ, द्वितीयक कार्बन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे यहाँ, द्वितीयक हाइड्रोजन, संख्या है 2। तृतीय कार्बन की बात करते हैं, कितनी संख्या है, 1, और उस पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितना है, तृतीयक हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, 1। इसी प्रकार आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हाइड्रोजन भी निर्धारित कर सकते हैं या निकाल सकते हैं उनकी संख्या, और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आप देखिए, आप सीधे बताइए, ये प्राथमिक कार्बन, यह द्वितीय कार्बन, यह भी द्वितीयक, यह प्राथमिक, यह प्राथमिक और यह भी प्राथमिक। अब इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन और तृतीयक हाइड्रोजन। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये था जो आपको आना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं IUPAC नामकरण हम किस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। 3 पद्धतियां हैं। पहली है हमारे पास रूट पद्धति, दूसरी होती है व्युत्पन्न और तीसरी होती है IUPAC। रूट पद्धति का अभिप्राय है कि इनमें यौगिकों के नाम किसी स्रोत से प्राप्त या उनका किसी उपयोग के आधार पर इन्हें नाम दिए जाते हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है CH4। CH4 का रूट नाम है मार्श गैस। इसे प्राप्त यानी इसका स्रोत है, इसे प्राप्त किया गया है दलदली स्थानों से, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, मार्श गैस। सेकंड हम एग्जांपल देखते हैं CH3OH। इसे हम रूट नाम इसका जानते हैं कास्ट स्प्रिट। इसे प्राप्त किया जाता है लकड़ी के भंजक आसवन से। तीसरा हम देखते हैं यौगिक HCOOH। फार्मिक अम्ल बोला जाता है और इसे प्राप्त किया जाता है लाल चींटी कहें या हम इसे जानते हैं फार्माइका से, इसका नाम होता है। तो ये हमने पहले 10वीं क्लास में भी पढ़ा था कि लाल चींटी या नेटल्स के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। तो इनके ये रूट नाम है जो इनके स्रोत से प्राप्त या किसी उपयोग के आधार पर दिए गए हैं और ये प्रचलन में थे। और मार्श गैस कहाँ से प्राप्त होती है, दलदली क्षेत्र से। इसी प्रकार से सिरका एसिटिक एसिड है, सिरके से प्राप्त होता है। मैलिक एसिड है, सेब से प्राप्त होता है। यूरिया है, वो मनुष्य के मूत्र से प्राप्त किया जाता है। तो इस आधार पर ये इनके यौगिकों के रूट नाम दिए गए हैं। ये आपको टेबल में PDF में सेंड करवा दूंगी, जो आपको इसी तरह से याद करने हैं। हाँ, कोई कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यौगिक का सूत्र दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसका रूट नाम क्या है या किस नाम से ये जाना जाता है, तो इनमें से आपको बताना होगा। इसी के साथ एक और छोटी सी बात कि मार्श गैस है, इसे आपने सुना होगा, जो रूमिनेंट्स जंतु हैं उनमें जुगाली के दौरान जो गैस रिलीज होती है वह भी कौन सी होती है, मार्श गैस होती है। नेक्स्ट है सेकंड हमारी पद्धति है व्युत्पन्न या हम इसे कहें डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब है कि इसमें एक जनक यौगिक होता है
जनक यौगिक से ही यौगिकों के नाम व्युत्पन्न किए जाते हैं, यानी उसमें प्रतिस्थापी जुड़ जाते हैं और उस जनक यौगिक को मेल लेते हुए मानते हुए उससे आगे उसके साथ व्युत्पन्न जोड़े जाते हैं। और जनक यौगिक है यह किसी भी सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है या प्रथम सहजात होता है। सहजातीय श्रेणी की हमने बात की थी, मतलब श्रेणी है उसका यौगिकों के जो एक श्रेणी जिसमें पहला यौगिक और दूसरा यौगिक है, दोनों में कितना अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। और इस प्रकार उन यौगिकों के क्रमागत सूत्र आते हैं लगातार एक निश्चित द्रव्यमान के डिफरेंस के बाद, तो वह श्रेणी क्या कहलाती है, सहजात श्रेणी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सहजातीय श्रेणी के जो पहला सदस्य है उसे जनक माना जाता है या पहले सहजात को जनक सदस्य माना जाता है। उसी से अन्य यौगिकों के सूत्र व्युत्पन्न किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है CH4, एल्कीन श्रेणी का सदस्य है CH2 और एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है एसिटिलीन या एल्काइन। इसी प्रकार हम अगर अल्कोहल क्रियात्मक समूह में जाएं तो यहाँ पहला सदस्य होता है CH3OH। अगर आप एसिड की बात करें तो पहला सदस्य होता है CH3COOH और अगर कीटोन की बात करें तो CH3COCH3। ये अपने अपने सहजातीय श्रेणी के पहले यौगिक या जनक यौगिक सदस्य हैं। इन्हीं से आगे यौगिकों के नाम क्या किए जाते हैं, व्युत्पन्न किए जाते हैं। और जब आप इनका नाम लिखेंगे, यौगिक को लेंगे, तो यहाँ इनके व्युत्पन्न नाम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, यह एक यौगिक दिया हुआ है, या हम बात करें यहाँ ये कुछ क्रियात्मक समूह है जिनके बारे में अभी आप नहीं जानते हैं। जैसे यह अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, यह अम्ल एसिड का क्रियात्मक समूह है, यह कीटोन होता है। इसी प्रकार यहाँ एक एसिटाल्डिहाइड भी कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होता है। जैसे इनसे संबंधित अगर इस तरह के एग्जाम्पल आपको दिए जाएं तो ये यौगिक क्या होते हैं, इनके जनक प्रथम सदस्य हैं और इनसे ये क्या है, कौन से यौगिक हैं, ये व्युत्पन्न यौगिक हैं। तो इनके नाम हम इस प्रकार लिखते हैं, ये देखिए। तो हमने ये देखा CH3OH हमारे पास क्या होता है, इसका नाम होता है इस व्युत्पन्न श्रेणी में कार्बिनोल। तो इससे संबंधित ये यौगिक बना है कि यहाँ एक H प्रतिस्थापित हुआ और CH3 मैथिल आया। मैथिल एक प्रतिस्थापी के रूप में हमने अभी बात की थी, एल्किल ग्रुप मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, इन्हें प्रतिस्थापी के रूप में हम देख सकते हैं। या FCl Bri हैलोजन है, NO2 है, एल्कोक्सी है। ये सभी ऐसे प्रतिस्थापी हैं जो हमेशा जब हम IUPAC या नाम लिखते हैं रूप व्युत्पन्न नाम, तो उनमें इन प्रतिस्थापियों को पहले लिखा जाता है। तो इसका नाम ये इतना ग्रुप तो क्या कहला रहा है हमारे पास, कार्बिनोल, और यहाँ क्या जुड़ गया CH3, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मैथिल कार्बिनोल। सेकंड हम देखते हैं, यह हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड से प्राप्त किया गया, यानी CH3COOH हमारा जो एसिड श्रेणी है उसका पहला यौगिक, पहला सहजात है। इसका हम नाम लिखते हैं, व्युत्पन्न नाम होता है एसिटिक अम्ल। इससे संबंधित ये यौगिक, यानी यहाँ से एक H हटाकर मैथिल आया है, तो इसका भी नाम क्या बनेगा, मैथिल एसिटिक अम्ल। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, मैथिल एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है यहाँ कीटोन। तो कीटोन है, उसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। यहाँ से एक H हटाकर हमने क्या लगा दिया, एक प्रतिस्थापी, कौन सा जोड़ दिया यहाँ, मैथिल। तो इतना ग्रुप तो हमारे पास क्या कहला रहा था, एसीटोन। क्या कहला रहा था ये, एसीटोन, और आगे क्या जुड़ गया, मैथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल एसीटोन। इसी प्रकार CH3CHO क्या कहलाता है, एल्डिहाइड। क्या होता है ये, एल्डिहाइड, इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। इससे एक H रिप्लेस हुआ है, मैथिल है, तो इसका नाम भी क्या बन जाएगा, मैथिल एसिटाल्डिहाइड। इस प्रकार यहाँ जितने भी आप व्युत्पन्न यौगिक बनाएंगे उनके नाम उनके जनक यौगिक के साथ जोड़े जाएंगे। तो ये हमारी थी व्युत्पन्न पद्धति। नेक्स्ट देखिए, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का तीसरा हमारा टाइप था बच्चों IUPAC। इससे पहले हमने दो स्टडी किए हैं, रूट पद्धति और व्युत्पन्न
पद्धति, जिनके बारे में आपको मैंने एग्जाम्पल और नियम दोनों करवा भी दिए हैं, आपको PDF में भी मिल जाएंगे। आज हम थर्ड पढ़ रहे हैं IUPAC। IUPAC के लिए मैं आपको बहुत ही आवश्यक जो आपको एग्जाम्पल आने चाहिए, जिनके आप प्रैक्टिस से और भी अन्य एग्जाम्पल्स के IUPAC सीख सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ 10 एग्जाम्पल करवा रही हूँ। इसी से संबंधित आपको मैं कुछ रूल भी बता रही हूँ, जिसमें IUPAC लिखने के लिए सबसे पहला हमारे पास रूल होता है कि हमें कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले दीर्घतम यानी सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। IUPAC नाम के लिए हमें सबसे पहले दीर्घतम हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला का चयन करना होता है। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं, हम उस तरफ से श्रृंखला का चयन करते हैं जहां से प्रतिस्थापी हमें प्राप्त हो और प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले यानी जब हम कार्बनिक श्रृंखला का क्रमांकन करें तो हमारे प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। इसी से संबंधित आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास ये एक श्रृंखला है जिसमें हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। जब हमने इस तरफ से कार्बनिक श्रृंखला का नामांकन किया तो हमारे पास 2 नंबर पोजीशन पर प्रतिस्थापी है और 4 नंबर पर प्रतिस्थापी है। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि हम अगर इस तरफ से नामांकन शुरू करें तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो वही 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला। लेकिन इस तरफ से जब हमने क्रमांकन किया तो हमारे प्रतिस्थापी को नंबर मिल रहा है 3 नंबर, और जब हमने इस तरफ से किया तो हमारे प्रतिस्थापी को नंबर मिल रहा है 2। तो हमारा कौन सा क्रमांकन सही होगा? ये वाला। कौन सा सही होगा? जो रेड मार्कर से हमने किया है ये तो हमारे पास क्या होगा? क्रमांकन सही, और जो ब्लू है ये होगा गलत। क्यों होगा? क्योंकि जब हमने इधर से क्रमांकन किया तो हमारे पास प्रतिस्थापी को 2 नंबर पर ही न्यूनतम अंक प्राप्त हो रहा है, जबकि इस तरफ से क्रमांकन करते हैं तो हमारे प्रतिस्थापी को 3 नंबर अंक या प्रतिस्थापी को 3 अंक प्राप्त हो रहा है। इसकी बजाय तुलना में सही कौन सा होगा? 2 नंबर। फिर अगला नियम हम देखते हैं कि प्रतिस्थापियों को अगर समान दूरी पर प्रतिस्थापी हैं और अगर 2 प्रतिस्थापी हैं, दोनों अगर समान होंगे, अगर समान ही प्रतिस्थापी और समान दूरी पर हों और वो एक से ज़्यादा बार हों, तो अगर समान है तो उनके लिए हम कुछ शब्द हैं जैसे इंग्लिश में डाई, ट्राई या टेट्रा यूज़ करेंगे। यानी अगर मैथिल ग्रुप 2 बार आ रहा है तो उसके आगे हम 2 लगाएंगे, ड्राई लगाएंगे। अगर 3 बार है तो ट्राई। उसके बाद अगर असमान प्रतिस्थापी श्रृंखला से समान दूरी पर हैं तो अब उसका जब नाम लिखेंगे तब हम किस प्रकार लिखेंगे, कौन सा पहले लिखेंगे? तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है, हम अंग्रेजी वर्णमाला को फॉलो करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले अल्फ़ाबेटिक आएगा उसे पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसे बाद में। जैसे इसी नाम में लिखिए, देखिए ये तो हमारा प्रतिस्थापी है मिथाइल और ये क्या है? इथाइल। जब हमने नामांकन किया कि 2 पोजीशन पर मिथाइल है और 4 पर क्या है? इथाइल है। जब हम यहाँ लिखेंगे तब आप क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 4 इथाइल 3 मिथाइल या 4 एथिल 3 मैथिल। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ? हेक्स। आपको दिख रहा है सभी एकल बंध के द्वारा कार्बन जुड़े हुए हैं, तो एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन। तो क्या बनेगा? हेक्सेन। तो इस यौगिक का नाम क्या होगा हमारे पास? 4 एथिल 3 मैथिल हेक्सेन। तो ये जो एग्जाम्पल है अब तक के चारों नियमों को फॉलो कर रहा है कि इसमें सबसे पहले हमने दीर्घतम श्रृंखला का चयन किया, उसमें भी उस श्रृंखला को लेना है जिसमें हमें अधिकतम प्रतिस्थापी प्राप्त हो सके। उसके बाद हमें ये देखना है कि 2 प्रतिस्थापी हैं एथिल और मैथिल, हम 2 मैथिल पहले लिखें या एथिल, तो उसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटिक थ्रू इन्हें फॉलो करेंगे। पहले हम एथिल लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मैथिल। नेक्स्ट हमारा नियम है, अगर द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित हों, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध दोनों ही उपस्थित हैं या दोनों समान दूरी से समान डिस्टेंस पर है, तब तो हम कहीं से भी आप क्रमांकन शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में प्रायिकता अलग अलग आ रही है तो आप प्रेफरेंस या पहले प्रायिकता किसे देंगे? द्विबंध से ही क्रमांकन शुरू करना है। जैसे इससे संबंधित कोई एग्जाम्पल, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ हमारे पास है त्रिबंध और यहाँ है हमारे पास द्विबंध।
अब 1 2 3 4 5 6 हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रायिकता किसे देनी है? द्विबंध को। ये क्यों देनी है ये आपको मैं भी एक सारणी आपको बताऊंगी बच्चों। कंप्लीट सारणी तो आपको पीडीएफ में भेजी जाएगी, जहां से आप उसे याद कर लेना, लेकिन इन एग्जाम्पल से संबंधित उस सारणी के बारे में कुछ भाग आपको मैं भी बताऊंगी, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि द्विबंध की प्रायिकता त्रिबंध से अधिक है, या जो मुख्य क्रियात्मक समूह की एक सारणी होती है उसमें द्विबंध है, त्रिबंध से ऊपर आता है, इसीलिए द्विबंध को पहले प्रायिकता दी जाएगी। तो यहाँ से क्रमांकन करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन की श्रृंखला तो हेक्स हो गई। अब इसमें हम कैसे नाम लिखेंगे? और ये आपका मेथिल कितने नंबर कार्बन पर आ रहा है? 4 नंबर कार्बन पर आ रहा है, तो इसका अब नाम क्या बनेगा? 4 मेथिल हेक्स। 6 कार्बन की श्रृंखला है। 1 और 2 के मध्य अगर द्विबंध है तो हम क्रमांकन में कौन सा नाम लेंगे, कौन सी संख्या लेंगे? जो छोटी संख्या है 1 1 इन। 5 और 6 के मध्य त्रिबंध है तो कौन सा लेंगे हम? 5 आइन। इस प्रकार से ये होगा इसका IUPAC नाम। ठीक है बच्चों, आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि 6 कार्बन तो हेक्स, 1 और 2 के मध्य द्विबंध है तो 1 इन, 5 और 6 के मध्य त्रिबंध है तो 5 आइन, और मेथिल यानी प्रतिस्थापी 4 नंबर पे है तो 4 मेथिल। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी इन एग्जांपल्स के लिए एक छोटी सी एक टेबल का और ध्यान रखना आपको। ये टेबल आपको मैंने डिटेल से आपके PDF में सेंड की है, आप इसके कुछ भाग देखिए। जैसे सबसे मुख्य क्रियात्मक समूह COOH है, उसके बाद है बीच में और भी क्रियात्मक समूह आ रहे हैं जो हमारे बार बार काम आने वाले हैं, उनमें NC CN CHO C डबल बॉन्ड O OH द्विबंध और त्रिबंध। COOH ग्रुप है, इसका अनुलग्न होता है ओइक। NC का अनुलग्न है आइसोनाइट्राइल, पूर्व लगन होता है आइसोसाइनो। CN का अनुलग्न नाइट्राइल, पूर्व लगन साइनो। CHO अनुलग्न एल, पूर्व लगन फॉर्मिल। C डबल बॉन्ड O ऑन ऑक्सो। OH ग्रुप ओल के रूप में भी होता है और हाइड्रोक्सी के रूप में भी होता है। अब इस सारणी को आपको यहाँ नाम लिखते हुए फॉलो कैसे करना है कि इस सारणी में जो सबसे ऊपर क्रियात्मक समूह होता है उसे माना जाता है मुख्य क्रियात्मक समूह, और जब मुख्य क्रियात्मक समूह अपने यौगिक में आ जाता है तो उस यौगिक के लिए हम हमेशा अनुलग्न उस मुख्य क्रियात्मक समूह का लगाएंगे, और जो दूसरा क्रियात्मक समूह होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे पूर्व लगन। जैसे हम देखते हैं OH की बात कीजिए आप, ये हमारे पास एक यौगिक दिया हुआ है जिसमें क्रियात्मक समूह या केवल एक ही है OH। क्रियात्मक समूह क्या है? केवल OH। तो हम इस यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3। 3 कार्बन का होता है प्रोप, 1 नंबर पे है ओल, तो प्रोपेनोल। ये तो हो गया इसका IUPAC नामकरण। अब यही एग्जाम्पल आप देखिए, जब आपके पास OH है और CHO ग्रुप है, जब दो इस तरह से क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाते हैं तो अब हम OH को हाइड्रोक्सी के रूप में कंसिडर करेंगे या ओल के रूप में। तो इस बात के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि OH से ऊपर CHO ग्रुप है, यानी इससे ऊपर का मुख्य क्रियात्मक समूह जब तक उपस्थित है हम अनुलग्न उसी क्रियात्मक समूह का लगाएंगे, और OH के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पूर्व लगन। तो अब देखिए बच्चों, इसका नाम क्या होगा? हम यहाँ से क्रमांकन करेंगे क्योंकि यही क्या है? हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह। अर्थात आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि किसी यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह है तो हमें मुख्य क्रियात्मक समूह से या समूह की तरफ से ही क्रमांकन करना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। अब 2 नंबर पे आ रहा है OH। अभी हमने इस एग्जाम्पल में ओल पूर्व लगन यूज़ किया था, लेकिन अनुलग्न यूज़ किया था। अब OH मुख्य क्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसका पूर्व लगन क्या होगा? हाइड्रोक्सी। तो इस यौगिक का नाम क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी। और इसका CHO ग्रुप का अनुलग्न क्या होता है? एल। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटेनेल। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। कौन सी कंडीशन में? जब एक ही कार्बनिक यौगिक में 2 क्रियात्मक समूह दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं NH2 को प्रतिस्थापी के रूप में माना जाता है, तो इसके लिए यहाँ से अब नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3। 3 नंबर पे आ रहा है एमिनो और 2 नंबर पर आ रहा है मेथिल। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक एमिनो पहले आएगा या मेथिल? एमिनो ए से, तो इसका नाम क्या बनेगा? 3 एमिनो 2 मेथिल। और 1 पर क्या आ रहा है आपके पास? ऑल। 3 कार्बन है तो 1 प्रोपेनॉल।
प्रोपेनोल। क्या हो जाएगा? 3 एमिनो 2 मेथिल 1 प्रोपेनोल। अब बीच में ये एग्जाम्पल देखिए, COOH मुख्य क्रियात्मक समूह, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है, चारों का क्या बनेगा? ये ओइक, इसका अनुलग्न है, यहाँ से दिख रहा है, तो क्या बनेगा? ये ब्यूटेनोइक अम्ल। इससे ऊपर बीच में ये एग्जाम्पल रह गया। अब इसके लिए सबसे लंबी श्रृंखला आप देखिए, नंबरिंग आपको हम तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर पे OH आ रहा है, 5 6, इस प्रतिस्थापी को नंबर मिल रहा है 6, जबकि हम इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 7, OH को तो दोनों तरफ से 4 मिल रहा है नंबरिंग, लेकिन इधर से हमारा एक प्रतिस्थापी और बढ़ गया, इसलिए इसका नाम क्या होगा? 2 मेथिल, 7 कार्बन है तो 2 मेथिल 4, क्या होगा इसका नाम? सॉरी, अब यहां से हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7, 2 पोजीशन पर अपना क्या है? प्रतिस्थापी है, उसका नाम क्या है? मेथिल, तो हम क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। और 4 नंबर पे क्या है? ओल, तो आप क्या लिखेंगे? कितने कार्बन की श्रृंखला है ये? 7, 7 का क्या लिखेंगे? हेप्टेन 4 ओल। अगर 6 होते तो हेक्सेनोल, 7 है तो हेप्टेन ओल। हेप्टेन क्यों लिया? क्योंकि सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए हैं। इसके बाद ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ से करें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ से किया तो 1 2 3 4 5 6, 2 मेथिल और 4 भी क्या है? मेथिल। जब दोनों एक जैसे मेथिल ग्रुप हैं तो हम क्या लगाएंगे इनके लिए? डाई। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 4, यानी 2 और 4 पोजीशन पर मेथिल लिख रहा है, आगे क्या लगाएंगे? यहाँ डाई मेथिल, 6 कार्बन की क्या बन जाएगी यहाँ? हेक्सेन। क्लियर? इससे ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें भी आप नंबरिंग देखिए, यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से की तो 1 2 3 4 5, तो कौन सी सही रहेगी? 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे मैथिल, 2 नंबर पर मैथिल और 3 पर भी मैथिल। मैथिल कितने हो गए? 3। जब 3 एक जैसे ग्रुप हैं तो हम इनके लिए क्या यूज़ करेंगे? ट्राई। तो आप कैसे लिखेंगे? 2 2 3 ट्राई मैथिल। CH3 के लिए हमने क्या लिखा? मैथिल, और कितने कार्बन की श्रृंखला है? 5, तो क्या बन गया ये? पेंटेन। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये देखिए, इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं, एक तो COOH ग्रुप है और एक CHO है। तो हमारी टेबल के अनुसार हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है COOH। तो यहाँ से 1 2 3 4, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ C+OH। तो अब हमारे पास ये COOH मुख्य है तो अनुलग्न आएगा, CHO ग्रुप के लिए क्या आएगा? फॉर्मिल। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? क्या बनेगा इसका नाम? ये इस तरह से लिखा हुआ है ना, C+O, तो C+O ग्रुप के लिए हमारा पूर्व लग्न क्या है? ऑक्सो। तो आप इसे क्या लिखेंगे? 4 ऑक्सो। कितने कार्बन हो गए आपके पास? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का एसिड क्या बन गया? ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या बन गया ये? 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक अम्ल। ये लास्ट ये एग्जाम्पल देखिए आप, 1 2 3 4 5, 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 क्रियात्मक समूह है इसलिए OH का पूर्व लग्न यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। 2 और 3 के बदले क्या है? डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 है, तो 2 पेंटेनोइक अम्ल। अगर ये एकल बंध होता तो इसका क्या बनता? पेंटेनोइक अम्ल। क्या बनता? पेंटेनोइक अम्ल। लेकिन यहाँ द्विबंध है इसीलिए इसका नाम क्या बनेगा? यहाँ 2 पेंटेनोइक अम्ल। ये हो गया हमारा 10वां एग्जाम्पल। ये बीच में एक एग्जाम्पल और है, ये भी देखिए आप। जब आप इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए 3 पर क्या है हमारे पास? मैथिल, और 4 पर क्या है हमारे पास? एथिल। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? क्या बनेगा बच्चों बताओ? 4 एथिल 3 मैथिल हेक्सेन।
तो सबसे पहले IUPAC लिखने के लिए आपको कार्बनिक यौगिक की पहचान करनी है कि वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त। संतृप्त की पहचान होती है कि सभी कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, एकल बंध। असंतृप्त के लिए क्या होगा, या तो द्विबंध या त्रिबंध। द्विबंध और त्रिबंध दोनों ही अगर एक ही एग्जाम्पल में उपस्थित है, कोई ऐसी कंडीशन हो, तो आप उसका नाम लिखने के लिए द्विबंध को प्रायिकता प्रदान करेंगे। अदरवाइज आप देखेंगे आपके पास एक सारणी होगी जिसमें सबसे मुख्य क्रियात्मक समूह होता है COOH, उसके बाद अन्य सभी ग्रुप दिए होते हैं, उनमें आप तुलना करेंगे। जो मुख्य है उसके लिए हम अनुलग्न लगाएंगे और जो दूसरा क्रियात्मक समूह है उसका हम क्या लगाएंगे, पूर्व लगन। तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा यही था कि जब तक OH अकेला है तो ये मुख्य है, इसलिए इसका क्या लगाया हमने यहाँ से, अनुलग्न ओल। और जब OH COOH या CHO ग्रुप के साथ आता है तो यहाँ से द्वितीयक बन जाता है क्रियात्मक समूह, इसीलिए यहाँ क्या आता है, हाइड्रोक्सी। तो ये हमारी आज तीनों कार्बनिक यौगिक के नामकरण की जो 3 पद्धतियाँ हैं, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC, आपको करवा दी है। आपको एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करने हैं और जब भी हमारी ऑफलाइन मुलाकात होगी, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो हम आपका और डाउट क्लियर कर देंगे। लेकिन तब तक आप इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हुए IUPAC आप ज़रूर सीखिए। इसी के साथ आपको पता हो कि कोई भी, जैसे ये सारे इतने सारे यौगिक हैं, किसी में भी आपसे पूछ लिया जाए कि प्राथमिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, द्वितीयक हाइड्रोजन कितने हैं, प्राथमिक कार्बन कितने हैं, तो ये भी आपको प्रत्येक एग्जाम्पल में ढूंढने आने चाहिए, यानी आपको सॉल्व करने आने चाहिए।